आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे होंगे, लेकिन हाँ, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो लोग अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़े हैं और स्कूल के भरोसे तो रहना बेकार ही होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर कर दूं इस एक वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे सही मायने में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि चैप्टर एक्चुअली में ये है क्या। हम इस चीज का इस्तेमाल बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि हम लोगों ने इस टॉपिक का इस्तेमाल प्रैक्टिकली तो किया है, लेकिन कभी लिख के नहीं किया। किसी भी चीज को एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रख देने को सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के बारे में बताता हूं मैं। आप लोग अगर ध्यान दें, हम लोग छोटे थे जब, तो माता पिता क्या करते थे हमारे लिए? एक अलमीरा रखते थे, अलमीरा या फिर एक बुक शेल्फ रखते थे, जहां पर वो हमसे ये कहते थे कि अपनी सारी किताबें इसमें रखो। इसका मतलब क्या था? वो इनडायरेक्टली हमसे ये कहते थे कि मैंने आपके लिए एक सेट बना दिया है, अब अपनी सारी किताबें उस सेट के अंदर रखिए। तो यानी सेट का मतलब क्या हुआ? अपनी एक जैसी चीजों को, एक जैसी चीजों से मतलब है जैसे किताबें, इस केस में किताबों से बात चल रही है, अपनी सारी की सारी किताबें उस प्लेस पे जाके रख दीजिए, यानी वो उन किताबों का एक सेट कहलाएगा। इसी तरीके से हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे अपने घर की किचन में देखिए, आप आपकी माताजी क्या करती हैं? सारे मसाले किसी एक ही जगह पे रखती हैं। तो उन माताजी ने क्या किया हुआ है? माताजी ने उन मसालों का एक सेट बनाया हुआ है ताकि काम आसान हो जाए जिस टाइम पे उनकी जरूरत पड़े। तो सेट बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जिस टाइम पे हमें उस चीज की जरूरत पड़े तो हमें सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएं। तो इसे कहते हैं सेट। लेकिन ये हम लोगों ने बचपन से इंप्लीमेंट तो किया है कि हाँ, हम सारी चीजें एक जगह पे रखते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी इसे लिखना नहीं सीखा। तो वो हमको 11th क्लास में सिखाया जाता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। सेट हमारे पास दो तरीके के होते हैं रिप्रेजेंटेशन में। पहली फॉर्म होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो फॉर्म से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं पहली फॉर्म दिखाता हूँ, दोनों में कंपैरिजन अभी मैं दिखा दूंगा। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? बहुत ही आसान तरीके से चीजों को लिखना। जैसे देखिए, ये मैंने कैपिटल में लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ भी ये कर्ली ब्रैकेट मिलेंगे आपको, यानी कि वो एक सेट बना हुआ है। ओके, ये कैपिटल में मैंने लिखा है, सेट का नाम है ये। सेट का नेम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में रखे जाते हैं। ये ए बी सी डी आपकी इच्छा है, जो भी रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश के वॉवल्स का एक सेट बना रहा हूँ। अल्फाबेट्स के अंदर आते हैं ना 5 वॉवल्स हमारे, मैं उनका एक सेट बना रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू। देखिए, ये 5 हमने वॉवल्स इकट्ठे कर लिए, तो ये हमने एक सेट बना दिया इंग्लिश के वॉवल्स का। तो आपको देखिए, ये 5 जो हैं, अब इनको एलिमेंट्स कहा जाएगा। रोस्टर फॉर्म में हम इन एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के सबको लिख देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोस्टर फॉर्म में ना तो इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप आई को यहाँ पर, ओ को यहाँ, यू को यहाँ, ई को वहां, इन्हें कहीं भी शफल कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता ये सीक्वेंस। दूसरी चीज ये रोस्टर फॉर्म में कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ए यहाँ पर आ गया तो अब ए दोबारा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये है तरीका रोस्टर फॉर्म में लिखने का। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, ये पूरा वर्ड है और हमको इसकी एक सेट बनाना है। अब तो अब सेट का नाम मान लीजिए मैं कैपिटल जेड ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कैपिटल ए नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर ए दिख रहा है अंदर, तो यहाँ पर नेम सेम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एम, चलिए ठीक है एम ले लेते हैं। फिर नंबर ए का आएगा, ए भी ले लेते हैं। फिर टी का आएगा, फिर एच, फिर ई। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन ई के बाद फिर से नंबर एम का आ गया। एम हम पहले लिख चुके थे तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता वो। तो ठीक है, एम हटा दीजिए। ए भी आ चुका था, वो भी नहीं आएगा। टी वो भी आ चुका था, वो भी नहीं आएगा। फिर नंबर आएगा आई का, सी का और एस का। तो अगर मैथमेटिक्स जो हमारा वर्ड है, इसके अल्फाबेट का अगर हमको सेट बनाना हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गई होगी। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म पे आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का काम थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इंप्रेसिव बहुत है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। ये तो सेट का नाम ही हो गया। देखिए ये है तरीका, सेट का ब्रैकेट, ठीक है यहाँ भी था। इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ ऑल एक्स। सेट ऑफ ऑल एक्स, इसका मतलब बताऊंगा अभी मैं। इसे बोलते हैं हम सच दैट, और एक्स इज इक्वल टू तो आगे कंडीशन होगी ही होगी। यानी ये कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आगे। ये कंडीशन हर क्वेश्चन में आगे वाली अलग अलग होगी, लेकिन ये चीजें हमेशा सेम रहने वाली हैं। इनका मतलब क्या है, देखिए एक्स की सारी वैल्यूज का सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स का मतलब एक्स की सारी वैल्यूज का सेट जो कि हमको यहाँ से मिलने वाली है। एक्स की यहाँ पर अलग अलग वैल्यू मिलेंगी और वो एक एक करके यहाँ पर स्टोर होती रहेंगी। थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन एक बार अगर हमको समझ में आ जाए तो इसको लिखना बहुत ही आसान और बहुत ही इंप्रेसिव हो जाता है। चलिए एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि ना, एक रोस्टर फॉर्म लिखता हूं, रोस्टर फॉर्म से जब मैं कन्वर्ट करूंगा ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप समझ जाएंगे आराम से। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट लिखा जिसमें मैं 2 4 6 8 10 ये 5 एलिमेंट लिखे मैंने। देखिए सारे, हमें क्या करना है, हमें ना इनका पैटर्न पहचानना होता है। पैटर्न पहचान लीजिए पहले। क्या है, जैसे सारे दिख रहे हैं हमको ये इवन नंबर से, इवन नेचुरल नंबर है। अगर मैं इस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, तो आता ही आता है ये चीज, तो हर सेट बिल्डर फॉर्म की शुरुआत में आएगी ही आएगी। ये कंडीशन आगे वाली अलग होती है। देखिए क्या है, मैंने आपसे कहा कि पैटर्न पहचान लीजिए इसका, तो आपने कहा जी इवन नंबर है। अब इवन नंबर को हम कैसे लिखते थे, 2n की मदद से, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2n, जिसमें मैं n बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि n की वैल्यूज इस कैपिटल n के अंदर है, यानी नेचुरल नंबर्स के अंदर है। और इसी स्मॉल n की वैल्यू देखिए 10 तक है। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूं, 5 टू 10 हो जाएगा। मैं लेस देन इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पर। अब देखिए ये पूरी एक सेट बिल्डर फॉर्म है इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट की। तो चलिए मैं इसको मतलब बताता हूँ आपको कैसे चेक करते हैं इसको। देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2n, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 5 है। अब नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। जब n की वैल्यू 1 आएगी सबसे पहले वो यहाँ क्रॉस होगी। क्या 1 5 से छोटा है या इक्वल है? हाँ, तो वो यहाँ डलेगी 1। तो जैसे 2 की इंटू 1 डलेगी यहाँ 1 के साथ, तो 2 1 2 हो जाएगा, वो 2 सीधे आके स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ये पहले वाली वैल्यू मिल जाएगी। फिर n की वैल्यू 2 डलेगी, अगला नेचुरल नंबर 2 होता है, वो 2 फिर चेक होगा यहाँ पर, ठीक है, वो कंडीशन भी, तो यहाँ डलेगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 इसको मिलेगा और यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, फिर अगली वैल्यू मिल गई। ऐसे करके अगला नेचुरल नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। देखिए 5 तक तो यहाँ पे चेक होकर यहाँ डलता रहेगा, तो यहाँ पे 10 वैल्यू मिल जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन जैसे अगला नंबर 6 आएगा, n की वैल्यू 6 आएगी, वो इसके पास जाके चेक होगी 6 लेस देन 5, नहीं फिट बैठेगा, इसलिए वो 6 वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर स्टोर नहीं होगी। और केवल 1 से लेके 5 तक ही नेचुरल नंबर इसको मिलेंगे, तो फिर ये सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली हमारे आ जाएंगे। तो ये तरीका है देखिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नो डाउट। मैं चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। एक और सेट लिया मैंने, 3 9 27 81। मान लीजिए ये सेट लिख दिया मैंने। अब फिर मैं वही बात बोलूंगा आपसे कि आपको पहचानना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्या है। मुझे तो ये पता है, देखिए ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है। तो पैटर्न हमने पहचान लिया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाला काम तो सेम रहने वाला है। अब आगे हमने कहा 3 की पावर 1 2 3 4, यानी 3 की पावर में वैल्यू बढ़ रही है, तो 3 की पावर में n डाल दिया मैंने और n को बिलोंग्स टू फिर से लिख दिया नेचुरल नंबर। तो समस्या ये आती है कि नेचुरल नंबर तो लिख दिया, लेकिन नेचुरल नंबर हमको जाना कहां तक है। अब देखिए मैंने 3 की पावर 4 बोला था आपको 81, तो यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू अगर मैं 4 लिख देता हूं तो सबसे पहले n की वैल्यू नेचुरल नंबर होने की वजह से 1 डलेगी, 3 की पावर 1 आएगी, वो यहाँ पर इसको मिलेगी और यहाँ के स्टोर हो जाएगी। फिर अगर नेचुरल नंबर 2 होगा, 3 की पावर 2 वो 9 बन जाएगा, वो इसको मिलेगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अगला नेचुरल नंबर 3 मिलेगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ऐसे 4 मिलेगा। लेकिन जब अगर नेचुरल नंबर 5 का नंबर आएगा तो 3 की पावर 5 243 होगा, लेकिन वो 5 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी कंडीशन, 5 लेस देन 4 जब यहाँ पर सेटिस्फाई होगी नहीं तो 3 की पावर 5 में हो जाएगा ही नहीं। इसलिए केवल n की वैल्यू 1 2 3 4 वही मिल पाएंगी यहाँ पर, और तभी ये हमें 4 एलिमेंट्स का सेट मिल पाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा कैसे जाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ इसी के, जिनमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मान लीजिए 1 1/2 1/3 1/4 एंड 1/5। अब ये फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने, क्योंकि हमें क्वेश्चन एनसीईआरटी फ्रैक्शन में भी मिलेंगे। अब इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है चेंज। तो शुरुआत तो वैसी रहेगी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ का काम तो हमें हर बार सेम लिखना है, ये कंडीशन पहचाननी होती है। अब देखिए इसमें पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें,
तो इसमें जो पैटर्न है, ध्यान से देखिए, ऊपर तो सब में 1 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो इस 1 के नीचे भी 1 रहा होगा, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स ही हैं सारे, और एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं 1 के अपॉन में n लिख दूं और n को बोल दूं कि हाँ जी नेचुरल नंबर ही है, और जिसमें n की वैल्यू देखिए 5 तक है, तो 5 के लेस देन इक्वल टू लिख दें। तो ये हुआ हमारा तरीका। अब चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करके चलिए। n की वैल्यू सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 मिलेगी, तो 1/1, हाँ ये करना ट्रू है ही, तो 1/1 में यहाँ स्टोर हो जाएगी, ये मिल जाएगा। अगला नेचुरल नंबर 2 आएगा, वो यहाँ चेक हो जाएगा, तो 1/2 मिल जाएगा इसको, ये रहा। फिर अगला नेचुरल नंबर 3, तो 1/3 वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, ऐसे 1/4 1/5 हो जाएंगे। लेकिन जब n की वैल्यू 6 आएगी, अगला नेचुरल नंबर 6 आएगा, तो यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पे ट्रू नहीं हो पाएगा वो, जिसके चक्कर में यहाँ पे आगे जाएगा ही नहीं। इसलिए ये सेट 1/2 1/3 1/4 1/5 तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये देखिए, अब मुझे लगता है कि आप फ्रैक्शनल जो क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए, आप वो भी आराम से कर सकते हैं। अगर हम सेट्स के टाइप्स की बात करते हैं, पहला होता है हमारा नल सेट। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी कह देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है नाम, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। देखिए ध्यान रखिएगा सिंबल फाई। एम्प्टी सेट नाम से चल रहा होगा पता, एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो। खाली से मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सेट के अंदर जीरो दिख रहा है तो वो जीरो एज एन एलिमेंट काउंट होगा। उस सेट के अंदर जीरो भी नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। चलिए मैं दिखाता हूं। मैंने एक सेट लिखा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, यानी x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, जो कि देखिए हमको कहां से मिल रही है, x + 5 = 0 से। अब अगर आप इन दोनों कंडीशंस पे मैच करें, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, जब इसे इधर भेज देंगे -5, और वो -5 तो किसने बोला था नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो -5 तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इस केस में, क्योंकि यहाँ और यहाँ ये दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी है। यहाँ तक की वैल्यू -5 आएगी, यहाँ बोल रहा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो -5 होता ही नहीं है। यानी कि हम इस ए सेट को ऐसे लिखेंगे। ये हुआ इसका सेट बिल्डर फॉर्म, और वो रोस्टर फॉर्म आपको दिख ही रही है। ध्यान रखिएगा, फाई पे ब्रैकेट्स नहीं बनते हैं। फाई अपने आप में एक सेट है, एम्प्टी सेट। या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या फिर लिखिए इसको ब्रैकेट्स की मदद से, लेकिन उन ब्रैकेट्स के अंदर फिर हमको कुछ नहीं बनाना। दोनों तरीके हो सकते हैं हमारे एम्प्टी सेट के। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड सेट है देखिए हमारा फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग की जा सकती है, फाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट लिख दिए। हम इसके एलिमेंट्स की काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसको हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। ऐसे ही अगर थर्ड की बात करें तो देखिए आता है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट नाम से चल रहा है पता, ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग नहीं की जा सकती। एग्जांपल के तौर पे z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बहुत सारा सकते हैं इसके अंदर। ये सारे इतने एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर कि हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए हम मान लीजिए n की बात करी मैंने, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये है देखिए एक इनफाइनाइट सेट। ध्यान देने वाली बात ये है, जिस चीज में हम बचपन से गलती करते आते हैं वो ये जो एंड सो ऑन वाली बात होती है ना, इसमें हम हमेशा 3 डैश बनाते हैं केवल। बच्चों को क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता, बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता होती ये बात। हम जोश में कभी कभी ऐसे 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 करते करते बहुत सारे डैश बना देते हैं, लेकिन नहीं, एंड सो ऑन के लिए हमेशा हमारे 3 डैश ही बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। 11th क्लास की एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, उसी में मेंशन है ये बात। अगर आप एक एक वर्ड पढ़ोगे तो आपको ये बात लिखी हुई मिल जाएगी। चलिए, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अगला है हमारा सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट अजीब सा नाम लग रहा है ना कुछ, लेकिन इसमें एक शब्द छुपा है, सिंगल। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एलिमेंट एक ही हो। अब एक का मतलब इससे कंफ्यूज मत होना कि 1 ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक सेट लिया है मैंने जिसके अंदर केवल देखिए एक ही एलिमेंट है, एक। समझ होंगे मेरे ख्याल से। अब ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटिंग करने पर एक ही एलिमेंट आता है, उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। चलिए, अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में अंतर पता लगा लेते हैं। पांचवा टाइप पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म आती है, देखिए, कार्डिनल नंबर।
ये कार्डिनल नंबर, क्योंकि देखिए इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको पहली बार सुनने को मिलेंगी। तो कार्डिनल नंबर ये टर्म एक नई है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए जैसे कि एक सेट लिखा मैंने, इसमें मैंने 3 और ये 4 एलिमेंट्स लिख दिए, ए बी सी डी। तो इसके अंदर हमको दिख रहा है कि 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इस तरीके से देखिए लिख रहा हूं इसको, n ब्रैकेट में a इज इक्वल टू 4। इसको पढ़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 4। तो इस सेट A का कार्डिनल नंबर जो है वो 4 है। कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा आपको। और लिखते कैसे, n और ब्रैकेट में A सेट था ना, अगर B सेट होता तो B लिख देते हैं यहाँ पर, और इक्वल में सीधे लिखो कितने एलिमेंट्स थे। इस पे बेस्ड है हमारा अगला टाइप, जो कि है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट, ये कभी भी अकेले सेट को लेके नहीं समझा सकते, इनके लिए कंपैरिजन यानी कि दो सेट हमको चाहिए। देखिए इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिन दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट बनाया ए बी सी एंड डी, एक बी सेट बनाया जिसके अंदर 1 5 7 9 ये 4 एलिमेंट्स है। देखिए अब हमको चल रहा है पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, हम तो कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स हैं। चलिए अब इसी के बेस पे अगला देख लेते हैं हम, इक्वल सेट। अब ये तो नाम से चल रहा होगा पता आपको कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट वो होंगे जिसमें जिन दो सेट्स में ना केवल कार्डिनल नंबर सेम हो, यानी कि काउंटिंग के हिसाब से एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम हो, बल्कि वो एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। जैसे कि एक सेट लिया मैंने, देखिए ए बी सी, एक बी सेट लिया मैंने बी सी ए। अब देखिए ध्यान से, जो इसमें एलिमेंट है वही इसमें एलिमेंट है, जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें, बस सीक्वेंस अगर चेंज किया है रोस्टर फॉर्म में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बोल सकते हैं ए इक्वल है बी सेट के। तो ये देखिए हमारे सारे टाइप्स हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब सबसेट्स क्या होते हैं अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। एक होते हैं इंस्पेक्टर साहब, उनसे नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर साहब। तो आप समझ में आ रहा है कुछ आपको कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में क्या अंतर होता है। इंस्पेक्टर सीनियर होते हैं, सब इंस्पेक्टर उनके जूनियर होते हैं। इसी तरीके से सेट और सबसेट में भी कुछ रिलेशन है, ऐसा ही कुछ। एक सेट मैंने लिखा ए बी और सी और डी, ये 4 एलिमेंट बनाए मैंने एक सेट के अंदर। अब एक बी सेट लिया, उसके अंदर ए बी सी डी और ई, ये 5 एलिमेंट बना दिए। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ए के सारे एलिमेंट्स देखिए बी के अंदर हैं। हालांकि बी के अपने भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो ए में 4 एलिमेंट थे वो सारे के सारे इसके अंदर हैं या नहीं, देख लीजिए आप, जो कि हैं। तो अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो उसे बोला जाता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। और इस सिंबल का मतलब है सबसेट, यहाँ लिख देते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अब अगर ए सबसेट है बी का, तो बी की तरफ से देखा जाए, अभी तो ए के नजरिए से बोला हमने कि जी ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में। अगर बी के नजरिए से देखें तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ, ये दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हालांकि आपको बुक्स में और हर जगह पे केवल सबसेट का जिक्र मिलेगा, सुपर सेट का कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसकी तरफ से देखें तो ये सबसेट कहलाएगा इसका, और इसकी तरफ से देखें तो ये सुपर सेट कहलाएगा। अब सबसेट भी दो तरह के होते हैं, देखिए एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। दोनों में अंतर देख लेते हैं। अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, उसको 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी प्रॉपर सबसेट बनने के लिए। पहली कंडीशन तो वही होती है सबसेट वाली कि एक के एलिमेंट सारे के सारे दूसरे में होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे वाले के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी दोनों का कार्डिनल नंबर अलग अलग होना चाहिए। देखिए इसमें देख लीजिए, ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो हो गई ना दूसरी कंडीशन फुलफिल। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में हैं, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब लिखेंगे कैसे फिर इसको, देखिए तरीका होता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ये जो नीचे वाला डैश था वो हट गया, अब केवल और केवल ये कर्व बचा है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान रखिएगा 2 कंडीशन जो मैंने बोली, एक सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए और दोनों का कार्डिनल नंबर सेम नहीं होना चाहिए।
तो ये होती है कंडीशन प्रॉपर सबसेट की। अब तो इम्प्रॉपर सबसेट तो कौन से आते हैं? एक सेट क्या अपना खुद का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए जैसे ये ए है, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ ए? सोच के देखिए, क्या ए के यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट्स खुद ए में होंगे? बिल्कुल होंगे। अपने सेट के एलिमेंट सारे अपने सेट में तो होंगे होंगे, लेकिन फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले के, नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे वाले के, ये इक्वल हो नहीं सकते। एक सेट अपने आप खुद में तो होगा, लेकिन आपस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए एक सेट अपना खुद का हमेशा क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सेट इटसेल्फ। इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर ये आते हैं, यानी कि एक सेट अपना खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आ गया होगा। एक सेट दिया हमको जिसके अंदर 1 2 5 ये 3 एलिमेंट दे रखे थे, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है इस सेट के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखिए उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। n से मतलब है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए देखें तो 2 की पावर 3 यानी 8। इस अकेले सेट के 8 सबसेट बन सकते हैं। और वो कैसे बन सकते हैं वो देखिए। पहले तो लिखता हूं मैं 5, क्यों लिखा है बताऊंगा। अब 5 के बाद अब इनको अकेले अकेले लिखना शुरू करिए। एक बार 1, एक बार 2, 5। देखिए सिंगल 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 होगा तीनों। अब डबल डबल की पेयरिंग बनाइए, एक बार 1 के साथ में 2, एक बार 1 के साथ में 5। 1 2 1 5 हो गया। अब 2 का नंबर देखिए, 2 के साथ 5 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, केवल एक रह गया ना। तो लास्ट सबसेट हमेशा ये खुद होता है, जो भी सेट है 1 2 5। अब देखिए हुआ क्या, इस अकेले के हमने ये 8 सबसेट बना दिए। इन जब भी आप सबसेट बनाएंगे तो ये 5 और ये सेट खुद, ये तो हमेशा हर किसी के सबसेट होंगे होंगे। देखिए 5 का मतलब बोला था मैंने एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। एम्प्टी सेट होता है खाली, तो खाली सेट तो हमेशा हर किसी का सबसेट होता ही है। जब भी आप सबसेट लिखेंगे तो पहले 5 लिखिएगा और लास्ट में वो सेट खुद लिखिएगा। ये दो तो हर बार आपको फिक्स मिलेंगे। उसके बाद ये बीच वाले जो सबसेट होंगे इनको कैसे लिखा जाएगा? पहले एलिमेंट्स को अकेले अकेले लिख लीजिए, फिर डबल डबल की पेयरिंग बनाइए और फिर ट्रिपल की पेयरिंग बनाइए। जितने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सब लिखनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान ये रखना अगर आपने 1 2 लिख दिया तो आप एक सेट दोबारा से 2 1 नहीं बना सकते, क्योंकि 1 2 2 1 मैंने कहा था रोस्टर फॉर्म में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। 1 2 2 1 को एक ही सेट माना जाएगा, अलग अलग नहीं लिख सकते। तो ये हुई टोटल सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट के केवल 8 सबसेट बनेंगे इस वाले केस में। अच्छा जी, अब पता कैसे चल रहा है कि ये इसका सबसेट है? मान लीजिए मैं इसको बी नाम दे दूं कि ये बी सेट है, तो आप सोच के देखिए क्या मैं बी को ए का सबसेट बोल सकता हूं? चेक करिए, क्या बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में हैं? देखिए बी में केवल 2 एलिमेंट्स हैं और वो 2 यहां दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ना सबसेट। इस तरीके से हम किसी को भी इसका सबसेट बोल सकते हैं। अंतर इतना है कि आप इस 1 2 5 को एज ए प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा सकते लिख के, बस आपको यहाँ पर नीचे डैश भी लगाना पड़ेगा इस वाले केस में, ये खुद एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। हालांकि बी प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी में 2 एलिमेंट है और ए में 3 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर दोनों का अलग अलग है, इसलिए प्रॉपर सबसेट उसके बन सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सबसेट बनाना आपको समझ में आ गया होगा, कैसे बनाए जाते हैं, कितने सबसेट बनाए जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ये बिलोंग्स टू सबसेट को लेके है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक सेट दिया हुआ है हमको। एक सेट के अंदर एक और छोटा सा सेट दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सेट इस बड़े सेट के अंदर है तो अब ये एज एन एलिमेंट काउंट हो रहा है। हालांकि ये अपने आप में भी एक सेट है छोटा सा, लेकिन इसके अंदर है इसलिए इसको एलिमेंट काउंट करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसको ट्रू फॉल्स कहा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर जैसे मैं पहले केस में लिखूं आपको 2 बिलोंग्स टू ए, अब हमें पता लगाना है ये सही है या गलत है। 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब बिलोंग्स टू तब आता है जब ये वाली वैल्यू ऐसी के ऐसी उठा के इसके अंदर रखी जाए और मिल जाए। देखिए अगर मैं 2 को उठा के ए के अंदर रखूं तो क्या 2 ऐसे के ऐसा ए के अंदर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर मैं 2 को उठा के रख दूं तो ओवरलैप कर जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे उठा के रख दो तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो बिलोंग्स टू का इस्तेमाल तब होता है जब ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे उठा के इसके अंदर रखी जाए और मिल जाए। अच्छा, तो सेकंड पार्ट देखते चलिए। अगर मैं आपसे कहूं 2 इज ए सबसेट ऑफ 4,
अब देखिए, क्या 2 सबसेट हो सकता है इसका? यहाँ पे अगर आपने देखे जैसे 1 2 5 के 2 अगर बना था सबसेट तो ब्रैकेट के साथ बना था। तो सबसेट सबसेट के अंदर सेट शब्द छुपा हुआ है। तो सेट कोई भी चीज तभी तो होगी जब उसके पास ब्रैकेट्स होंगे। अब यहाँ 2 के पास ब्रैकेट्स तो नहीं है, तो इसको सबसेट बोल सकते हैं क्या? मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसेट नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो अब अगर मैं 2 को लेके ही सबसेट वाली कंडीशन बताऊं तो देखिए ऐसे, अब चेक करिए, क्या 2 ए का सबसेट है? हाँ। जब आप ए के सबसेट बनाएंगे सबसे पहले उसमें 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे अकेले इस तरीके से, फिर 2 लिखेंगे अकेले इस तरीके से। अब देखिए 2 बोल सकते हैं ना हम ए का सबसेट, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक और देखिए, अगर 5 की बात करें, 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है एक बार लिखा मैंने 5 सबसेट ऑफ ए। अब इन दोनों में पता लगाना है सही कौन सा है। 5 मैंने आपसे कहा था एम्प्टी सेट को कहते हैं। इस एम्प्टी सेट के लिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। क्या आपको 5 कहीं भी ए के अंदर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो उम्मीद है आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये 5 बिलोंग्स टू ए वाली बात क्या हो गई हमारी? गलत, क्योंकि 5 ऐसे का ऐसा ए के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं 5 क्या सबसेट है ए का? जब आप इसके सबसेट बनाएंगे सबसे पहला जो आप लिखेंगे सबसेट वो 5 ही लिखेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं 5 सबसेट ऑफ ए? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो एक और लिखता हूं इसको लेके, अगर मैं ऐसे लिखूं बिलोंग्स टू ए 4,5, अगर मैंने बिलोंग्स टू लिखा है तो इस वाली वैल्यू को ऐसे का ऐसा अगर ए के अंदर रखें उठा के, तो क्या ये ओवरलैप कर जाएगा? हाँ देखिए, ये 4 5 ब्रैकेट के साथ अगर मैं उठाऊं और रख दूं तो ओवरलैप कर जाएगा ना, यानी ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू। अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया कि एक ब्रैकेट तो हमें दिया था, ये मैं एक ब्रैकेट और बना के अगर यहाँ पे सबसेट लिख दूं ए का, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए अगर जब आप इसके सबसेट लिखेंगे तो पहले 1 के ऊपर एक ब्रैकेट बनाएंगे, 2 के ऊपर एक ब्रैकेट बनाएंगे, 3 के ऊपर ब्रैकेट बनाएंगे, और इस पूरे के ऊपर भी एक ब्रैकेट एडिशनल बनाएंगे आप, तभी इसको सबसेट बोला जाएगा। देखिए ये 4 5 ऐसे कैसा था यहाँ पर, और ये बन गया हमारा ब्रैकेट के साथ, तो हो गया ना पूरा सबसेट। तो यानी ये कंडीशन भी ट्रू है। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं कि कब बिलोंग्स टू लगेगा और कब सबसेट लगेगा। मैं उम्मीद करूंगा इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये पावर सेट की बात करूं अगर मैं, तो ये मैंने टाइप्स में नहीं बताया था क्योंकि ये सबसेट के बाद ही समझ में आ सकता था। देखिए पावर सेट किसको कहते हैं, जैसे मैंने ए हमारा सेट था, इसके 8 बनने के सबसेट्स वो सारे लिख के दिखा दिए। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं उन सबके कलेक्शन को पावर सेट कहा जाता है। सो पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखिए ऐसे, पावर सेट ऑफ ए, इसका पावर सेट क्या होगा? इन सब का कलेक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक सेट वाला ब्रैकेट बना दूं और यहाँ पर एक और ब्रैकेट बना दूं, बंद कर दिया, तो मैं इस पूरे को पावर सेट ऑफ ए बोल सकता हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया कि पावर सेट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की जो कि बहुत छोटा सा है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? नाम से चल रहा होगा पता है, यूनिवर्सल, एक ऐसा सेट जो कि बहुत बड़ा होगा और इसके अंदर से निकल के छोटे छोटे सेट बन रहे होते हैं। जैसे देखिए, अब ये एक सेट लिखा हुआ है हमने पहले से ए, आप सोच के देखिए ये जो एक सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली में कहां से आए होंगे? नेचुरल नंबर से, इंटीजर से, रियल नंबर से। सही बात है, नेचुरल नंबर भी हैं सारे, रियल नंबर भी हैं सारे, और इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं सारे। तो इस ए सेट के लिए अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो वो एन भी हो सकता है, कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर, वो कैपिटल आर भी हो सकता है यानी रियल नंबर, वो कैपिटल जेड भी हो सकता है यानी इंटीजर। हाँ, ये बात सही है कि हर अलग अलग सेट के लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेट लेता हूं, मान लो बी, उसके अंदर -1 -2 -3, ये 3 ही एलिमेंट रखे मैंने। अब क्या आप इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर से तो माइनस होता ही नहीं, हमें पता है। तो अब इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर हो सकता है और इंटीजर हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट का मतलब। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कराया जाता है एक बड़े से यू से। एनसीईआरटी में आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी। तो जब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो हम अभी वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम में मैं सही मतलब सिखाऊंगा आपको
यूनिवर्सल सेट का। कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं।